उत्तराखंड में सरकारी कार्यालय में पढ़ी गई नमाज। पीडब्ल्यूडी कार्यालय में नमाज जिहाद। पीडब्ल्यूडी मुखिया अयाज अहमद ने साथियों के संग पढ़ी नमाज। अयाज अहमद पर पहले भी लग चुके हैं कई गंभीर आरोप। उत्तराखंड में स्पा सेंटर में एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर चलाया जा रहा सेक्स रैकेट। शिकायत मिलने पर स्पा सेंटर का एएसपी ने किया औचक निरीक्षण। स्पा सेंटर के संचालकों पर की कार्रवाई। उत्तराखंड में विधायकों ने एकजुट होकर बनाया नया संगठन। विकास और सरकार के कामकाज में योगदान देगा संगठन। संगठन में 30 से 35 विधायक एकजुट। पूर्व विधायक लाखराम जोशी को बनाया गया अध्यक्ष। विधानसभा बैकग्राउंड भर्ती मामले में हाईकोर्ट का फैसला। 228 कर्मचारियों को लेकर सिंगल बेंच के फैसले पर लगाई गई रोक। विधानसभा अध्यक्ष हाईकोर्ट के फैसले से खुश। रितु खंडूरी ने कहा, सत्य पराजित नहीं हो सकता। और उत्तराखंड में जर्जर पुलों को लेकर अब प्रशासन सख्त। लोक निर्माण विभाग ने विभागीय ऑडिट में अब तक 36 पुलों को दिया असुरक्षित करार। सभी पुलों को ऑडिट के लिए दिए गए आदेश। नमस्कार, अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं वो खबर जो उत्तराखंड सरकार की पेशानी पर बल ला सकती है। वो खबर जो ये बता रही है कि जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि वो अब सरकारी भवनों को, सरकारी जमीनों को, सरकारी आंकड़ों को कहीं से भी नहीं छोड़ रहे हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये खबर आपको जाननी जरूरी है। दरअसल उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की हम बात कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी से एक तस्वीर सामने आई, एक वीडियो सामने आया, जिसके सामने आने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड के लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे देखने के बाद हर कोई हैरान है। पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय का ये वीडियो आपके सामने है। इस वीडियो में मुख्यालय में एक व्यक्ति नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय में इस तरह से नमाज पढ़ी जा रही है। ये कितना सही है, क्योंकि ये सरकारी दफ्तर है। सरकारी दफ्तर के अंदर कमरे में अगर नमाज पढ़ी जा रही है तो प्रश्न ये उठ रहा है कि आखिर ये दफ्तर है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं। पीडब्ल्यूडी मुखिया अयाज अहमद अपने आगंतुक और सहयोगियों के साथ इसी तरह से कार्यालय में नमाज पढ़ते हैं, जुमे की नमाज पढ़ते हैं। ये वही मुखिया हैं जिन पर इन्हीं के विभाग की एक कर्मचारी ने यौन उत्पीड़न का भी आरोप लगाया है। इन पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के फर्जी हस्ताक्षर से प्रमोशन लेने की जांच में भी पुष्टि पाई गई थी। वहीं ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या सरकारी कार्यालय में इस तरह से नमाज पढ़ी जानी चाहिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की अब बात करेंगे, जहां इन दिनों सैकड़ों की संख्या में स्पा सेंटर धड़ल्ले से चल रहा है, जिनमें एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर सेक्स रैकेट का व्यापार चलाया जा रहा है। और इसी पर लगाम लगाने के लिए उत्तराखंड की मित्र पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं गुरुवार को पटेल नगर थाना क्षेत्र में एएसपी सर्वेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कई स्पा सेंटर का औचक निरीक्षण किया और कमियां और अनियमितता पाए जाने पर पुलिस ने स्पा सेंटर के मालिकों और संचालकों के विरुद्ध उचित कार्रवाई भी की। आपको बता दें कि इससे पहले भी आपको याद होगा कि अंकिता मर्डर केस को लेकर जिस तरीके की परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, जो उत्तराखंड के होटल्स और रिजॉर्ट्स हैं जहां पर एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म भी होता है, उन पर मानसिक दबाव भी बनाया जाता है। कुछ ऐसी परिस्थिति के बाद उत्तराखंड पुलिस एक्टिव हुई थी, जांच पड़ताल शुरू की गई थी और उसी कड़ी में अब देहरादून के स्पा सेंटर्स भी पुलिस की जांच के घेरे में हैं, क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा सर्विस के नाम पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हो रहा है। रजिस्टर मेंटेन करना, जो कस्टमर आ रहे हैं उनकी आईडी लेना, बहुत सारी चीज़ें चेक की गई। बहुत सारे में उनके द्वारा जो है इनका पालन नहीं किया जा रहा है और ऐसे स्पा सेंटरों के विरुद्ध जो है हम अपनी कानूनी जो है
उनके खिलाफ कार्रवाई। इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है आज ये जो हमने चेकिंग की है, इन्हीं सब चीज़ों के लिए आज पटेल नगर पुलिस ने अपनी ये चेकिंग अभियान किया था। देखिए पहले भी ऐसी जगह जहाँ ऐसी शिकायतें मिली थी उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई हुई है, और आगे भी अगर ऐसा कुछ होगा तो उनके खिलाफ जो है हम लोग अभियोग पंजीकृत करके अपनी जो भी लीगल कार्रवाई है। इधर उत्तराखंड के पूर्व विधायकों ने एकजुट होकर एक नया संगठन बनाया है। पूर्व विधायकों का ये संगठन अपने क्षेत्र के विकास और सरकार के कामकाज में अपना योगदान देगा। पूर्व विधायकों के इस संगठन में अभी 30 से 35 विधायक एकजुट हुए हैं। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से मुलाकात की। पूर्व विधायकों की अक्सर ये शिकायत रहती है कि प्रशासनिक अमला उनकी अनदेखी करता है। तमाम ऐसे मामले हैं जहां उनकी सक्रियता के बावजूद भी कार्य तेजी से नहीं हो पाते हैं। यही पूर्व विधायकों की नाराजगी का कारण भी है। पूर्व विधायक संगठन के लोगों का कहना है कि वो आने वाले टाइम में अपने सामाजिक संगठन के माध्यम से विचार विमर्श करके प्रदेश के विकास में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं। पूर्व विधायक लाखराम जोशी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। विधायकों ने एकजुट होकर एक संगठन बनाया है क्योंकि उनका ये मानना है कि उनको नजरअंदाज किया जाता है और इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी बातों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। वो एक संगठन पूर्व विधायकों की तरफ से बनाया गया है जिसमें लाखराम जोशी उसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। 30 से 35 लोगों का ये संगठन एकजुट होकर राज्य के लिए काम करना चाहता है, विकास और सरकार के कामकाज में योगदान देना चाहता है। लेकिन उसका कहना है कि पूर्व विधायकों का ये संगठन है और पूर्व विधायकों का कहना है कि दरअसल वो बहुत कुछ राज्य के लिए करना चाहते हैं, लेकिन उनकी बातों को प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता है, दरकिनार कर दिया जाता है। उनकी राय को और जो उनकी तरफ से बातें कही जाती हैं राज्य के विकास को लेकर, और इसलिए जरूरी था कि एक संगठन का निर्माण हो। इसीलिए 30 से 35 पूर्व विधायकों ने मिलकर एक संगठन बनाया है जिसमें लाखराम जोशी को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और उद्देश्य स्पष्ट कर दिया है संगठन के लोगों ने कि वो मिलकर सरकार के साथ मिलकर, प्रशासन के साथ मिलकर राज्य के विकास में अपना योगदान देना चाहते हैं। की है सरकार में क्या सब कुछ नहीं किस तरह से चल रहा है, जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सभी जो पूर्व विधायक थे वो सरकार से संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से चाहे हमारी विधानसभा की भर्ती रही हो, आज आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उसका वो किया है, और मैं समझता हूँ कि युवाओं को रोजगार मिल रहा है हर जगह, सड़क, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, जितना सरकार सो पा रहा है, जो हमारी सोच थी उसी रूप में ये सरकार चल रही है। देखिए ऐसा है कि मुझे बहुत अच्छा लगा, कुछ दिन पहले कुछ 1-2 विधायक जो पूर्व के विधायक हैं वो आए थे और उन्होंने मुझसे बात की थी कि वो प्रदेश के हित के लिए, अपने क्षेत्र के हित के लिए कार्य करना चाहते हैं और हमारे साथ मिलके, विधानसभा के साथ मिलके कार्य करना चाहते हैं। आप जानते हैं पूर्व विधायक हैं तो मेरी जिम्मेवारी वो भी हैं, और मुझे बहुत अच्छा उनका सजेशन लगा कि जो भी उत्तराखंड के लिए इस वक्त आवश्यक है या अच्छा है या उत्तराखंड के वासियों के हित में है, वो उस पर काम करना चाहते हैं। तो मैंने उसको इनकरेज किया है और कहा है कि आप एक ऐसी संस्था बनाएं जो हम रहें ना रहें, लेकिन एक लगातार एक पूर्व विधायकों की एक संस्था बनी रहे। इधर विधानसभा बैकग्राउंड भर्ती मामले पर नैनीताल हाईकोर्ट से आए फैसले पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने खुशी जाहिर की है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा कि सत्य थोड़ा परेशान जरूर हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट ने विधानसभा बैग और भर्ती मामले में 228 कर्मचारियों को लेकर सिंगल बेंच के फैसले पर रोक लगा दी है। खंडपीठ के इस फैसले के बाद एक बार फिर से 228 कर्मचारियों की सेवाओं पर तलवार लटक रही है। दरअसल विधानसभा भर्ती घोटाले में 228 तदार्थ नियुक्तियों पर विधानसभा अध्यक्ष के निरस्तीकरण का उन्होंने फैसला सुनाया था, जिससे कर्मचारियों द्वारा हाईकोर्ट में जिसे चुनौती दी गई थी। सिंगल बेंच ने इन कर्मचारियों की
कैंसिलेशन पर स्टे लगा दिया था, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने इसे डबल बेंच की खंडपीठ पर चुनौती दी और खंडपीठ ने इस मामले पर सिंगल बेंच के फैसले को पलट दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के फैसले पर हाईकोर्ट ने मोहर लगा दी है, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी बेहद खुश नजर आई हैं। उनका कहना है कि सत्य थोड़ी देर के लिए परेशान जरूर हो सकता है, लेकिन अंत में जीत सत्य की ही होती है, वो हार नहीं सकता। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यमुना कॉलोनी अपने आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनके द्वारा प्रदेश में एक पारदर्शी और विधानसभा जैसी प्रतिष्ठित संस्था की स्वच्छ छवि बनाने के लिए कड़ा कदम उठाया गया, जिस पर वो लगातार अडिग हैं। कि उच्च न्यायालय हाईकोर्ट ने माननीय हाईकोर्ट ने हमारे जो स्टे था, जो टर्मिनेशन किया था, जो टर्मिनेशन हमने किया था उस पर जो स्टे लगा था, आज डबल बेंच पे हम लोग गए थे और डबल बेंच ने उस स्टे को वेकेट किया है। मैं मानती हूँ ये न्याय की जीत है। मेरा निर्णय विधानसभा के हित में था, वह सदन की गरिमा को बनाए रखने के लिए था। जैसे कि आपको याद है, मैंने कहा था कि मुझे कितने भी कठोर निर्णय युवाओं के हित में लेने पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। उसी क्रम में हम माननीय उच्च न्यायालय के डबल बेंच में गए। वह आशा के अनुरूप माननीय उच्च न्यायालय ने फैसले लिया और सिंगल बेंच के स्टे ऑर्डर को खारिज कर दिया है। मेरा यह निर्णय किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं था, बल्कि उस प्रक्रिया से है जो न्याय संगत नहीं है, वह संविधान विरुद्ध है, जिस प्रदेश के लाखों युवाओं की समानता का अवसर नहीं। इधर गुजरात के मोरबी में झूला पुल टूटने से हुए हादसे के बाद उत्तराखंड में भी जर्जर पुलों को लेकर प्रशासनिक सक्रियता देखने को मिल रही है। उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग ने विभागीय ऑडिट में अब तक 36 पुलों को असुरक्षित करार दिया है। हालांकि इन पुलों पर अभी भी ट्रैफिक चल रहा है और विभाग के पास कोई प्लानिंग नहीं है। प्रदेश में मौजूद 3000 के करीब पुलों में से केवल 2500 पुलों का ऑडिट हो पाया है, जिनमें से 36 पुलों को बेहद जोखिम भरा माना गया है। असुरक्षित पाए गए इन पुलों पर आज भी ट्रैफिक चल रहा है। याद होगा आपको कि मोरबी में जिस तरह से हादसा हुआ, उस हादसे से सबक लेते हुए उत्तराखंड सरकार और प्रशासन की तरफ से भी जो पुल यहां पर क्रियान्वयन में है, उनकी देखरेख को लेकर, उनकी दुरुस्तीकरण को लेकर निरंतर सतर्कता बरती जा रही है और इसी कड़ी में 36 ऐसे पुल हैं जिनको असुरक्षित करार दिया गया है। हालांकि अभी इन पर ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन शायद जल्दी इन 36 पुलों पर ट्रैफिक रोक दिया जाए और इन पुलों को दुरुस्त करने का कार्य शीघ्र शुरू कर दिया जाएगा। उधम सिंह नगर में है, एक सेतु अल्मोड़ा जोन में है, देहरादून जोन में 4 हैं, देहरादून में 1 और हरिद्वार में 3। पौड़ी जोन में सबसे ज़्यादा हैं 25 सेतु, जिसमें कि 8 टिहरी में, 1 चमोली में और 16 पौड़ी में है और 1 सेतु जो है NH पर है। तो इस तरीके से 36 हैं ये टोटल। तो इन सब का अब रिपेयर वगैरह की ज़रूरत है। उसमें हम कैसे इसको उपयोग में ला सकते हैं, कैसे इसको ट्रैफिक वर्दी कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्दी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है इसका डिटेल सर्वे। इधर मसूरी की अब बात करेंगे, जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी में चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया। समापन सत्र में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी के कई बड़े दिग्गज भी शामिल हुए। साथ ही सरकार के मंत्री और शासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। दरअसल चिंतन शिविर में हर एक छोटी सी बड़ी पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। साथ ही चिंतन शिविर में मुख्य रूप से देवभूमि के अग्रणी विकास के बारे में विशेष चर्चा भी की गई। रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड के मसूरी में बीजेपी की तरफ से चल रहे 3 दिवसीय चिंतन शिविर का समापन हो गया है। आपको बताएं कि चिंतन शिविर लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं ने प्रतिभाग किया। तो वहीं इस चिंतन शिविर में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई। साथ ही चिंतन शिविर में देवभूमि के समुचित विकास के साथ साथ हर एक पहलुओं पर विचार विमर्श भी किया गया। तो वहीं चिंतन शिविर में सीएम धामी एक अनोखे अंदाज में नजर आए।
आपको बताएं कि चिंतन शिविर के दौरान सीएम धामी ने मॉर्निंग वॉक करते हुए भी वो नजर आए। इतना ही नहीं, सीएम धामी चिंतन शिविर के दौरान अन्य अधिकारियों के साथ बैठकर एक श्रोता के रूप में विचारों को सुनते हुए भी नजर आए। मुख्यमंत्री ने इस दौरान बेहद गंभीरता दिखाते हुए प्रस्तुतिकरण को देखने के साथ ही अधिकारियों के विचारों और सुझावों को भी सुना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चिंतन शिविर के समापन सत्र में संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को हर क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए पिछले 3 दिनों से जो मंथन हुआ, इसके आने वाले समय में सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य के विकास के लिए अधिकारियों द्वारा जो रोड मैप बनाया जा रहा है, इसका प्रस्तुतिकरण देखकर अच्छा प्रतीत हो रहा है। अधिकारियों ने राज्य हित से जुड़े विषयों पर काफी मेहनत की है। उन्होंने कहा कि इस चिंतन शिविर में जो भी सुझाव आए हैं, इसको कार्य योजना में लाया जाएगा। सभी हमारे विभागों के अधिकारियों ने अपने अपने स्तर पर अपने सभी ने यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिए। अंत में बहुत एक सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है। हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, ग्राम सभाओं में इन सब को कैसे आदर्श बनाया जाए, सरलीकरण, समाधान और निस्तारण सभी सरल किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना अनुसार एक कार्य व्यवहार, कार्य संस्कृति यहाँ पर डेवलप होगी, जो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा जो सशक्त उत्तराखंड और रजत जयंती और 5 साल और अगले 10 सालों का जो रोड मैप है, उस पर सभी विभाग काम करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, उन योजनाओं पर प्राथमिकता से काम होगा। साथ ही साथ हम स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देंगे और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुँचे। ग्राम सभाओं में जाके हमारे सभी अधिकारीगण, आला अधिकारीगण, शासन के हमारे मंत्रीगण, सभी लोग और जिलों के अधिकारी लोग जहां ग्राम चौपालों में भाग लेंगे, ग्राम सभाओं में जाके समस्याओं को सुनेंगे, बीडीसी बैठकों में प्रतिभाग करेंगे। उसके साथ साथ बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे, समाधान चौपालें लगाई जाएंगी। तो वहीं दूसरी तरफ सशक्त उत्तराखंड चिंतन शिविर में धामी सरकार के मंत्रियों ने राज्य की तरक्की के लिए मंत्र भी फूके। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने राज्य की माली हालात सुधारने के लिए कमाई बढ़ाने पर जोर दिया। तो वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने नौकरशाहों की मौजूदगी में उनकी ACR लिखने का मुद्दा भी उठाया। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि हमें उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना होगा। हमने 100 कुछ करोड़ के प्रस्ताव हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम को भेजे थे और उसका पैसा स्वीकृत हो गया है। और आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष यहाँ पर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम का शुभारंभ कर रहे हैं, हमारे सारे सेक्रेटरीज उसमें होंगे और 24 तारीख को सभी विभागीय मंत्रियों ने अपना विभाग का जो रोड मैप है, अपना प्रेजेंटेशन हमने वहाँ पर देना है और निश्चित ही इसका लाभ इस प्रदेश को मिलेगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने चिंतन शिविर में मंत्रियों को अफसरों की ACR लिखने का मामला भी उठाया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आगे कहा कि हमें राजस्व व्यय को कम करने की दिशा में प्रयास करने होंगे। स्वास्थ्य मंत्री एवं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि विभागवार चिंतन शिविर होने चाहिए। हमें चाहते हैं कि हमारा राज्य देश के चुनिंदा राज्यों में शामिल हो, जहाँ की आर्थिक विकास हो, संसाधनों का विकास हो, यहाँ की जनता के लिए जितनी भी योजनाएं वो सुलभ हों। उत्तराखंड 2025 में एक सशक्त राज्य हो और 25 वर्ष का जब हो, उसको लेकर ये चिंतन चल रहा है किस तरह हम 25 वर्षों में एक सशक्त राज्य के रूप में स्थापित होने के लिए किस तरह की पॉलिसीज बनाएं, उनके क्रियान्वयन के लिए किस तरह का फंडिंग मैकेनिज्म करें और किस तरह कार्य संस्कृति राज्य में पैदा करें। इसी तरह चिंतन शिविर में सरकार के अन्य मंत्री ने अपना विजन सामने रखा, जिससे कि उत्तराखंड का अग्रणी विकास हो सके। सुदर्शन न्यूज के लिए प्रीति झा की रिपोर्ट। तो 2025 तक उत्तराखंड राज्य को उत्कृष्ट राज्य बनाना है, इसी को ध्यान में रखते हुए इस चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। चिंतन शिविर के दौरान जितने भी
मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने राज्य के विकास की रूपरेखा जो पहले तैयार की गई है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो सकता है इसे लेकर गहन मंथन किया है और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बारी है। उम्मीद करते हैं कि इस चिंतन शिविर से जो अमृत निकल कर सामने आया है वो उत्तराखंड को उत्कृष्ट उत्तराखंड बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आगे बढ़ते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आए दिन प्रशासन की तरफ से अवैध अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की जा रही है और इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में पुरानी तहसील पर लगातार हो रहे अतिक्रमण की शिकायत पर उप जिला अधिकारी रविंद्र बिष्ट के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया। दरअसल निजी होटल के पीछे बने अवैध निर्माण को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त कर अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने कहा कि इस स्थान पर हमारी पुरानी चौकियां बनी हुई थी जिन्हें प्रशासन द्वारा नीलामी कर ध्वस्त कर दिया गया। आज जब निरीक्षण किया गया तो महारानी होटल द्वारा अतिक्रमण पाया गया जिसको तत्काल कार्रवाई करते हुए ध्वस्त कर दिया गया। किया था यहाँ पर पुरानी तहसील में हमारे राजस्व निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षक की चौकियाँ बन गई हैं जिसके लिए बजट भी निकल गया है और हमने जो यहाँ पर पुरानी इमारत खड़ी थी उसको भी ध्वस्त करके मलबा साफ करवा दिया है। लेकिन किसी महारानी होटल द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया गया, टेम्परेरी कुछ झाले वाले बना दिए गए हैं, उसको आज हम अतिक्रमण को हटा रहे हैं और इसमें जल्दी से कार्रवाई शुरू की। इधर उत्तराखंड के सितारगंज मीना बाजार के व्यापारियों और ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में लिखा गया है कि मीना बाजार के समस्त व्यापारियों की दुकानों को 23 नवंबर को लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से अनुचित तरीके से ध्वस्त किया गया, जिस कारण व्यापारियों के समक्ष रोजी रोटी का संकट मंडराने लगा है। साथ ही ज्ञापन में लिखा गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से सभी व्यापारियों को आपत्ति है। साथ ही ग्रामीणों ने भी मुख्यमंत्री से समस्या के समाधान की मांग उठाई है। इसका कारण है, मैं बताता भी रहूंगा, क्योंकि परिवहन विभाग द्वारा देखो ये ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को देने आए थे उप जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, लेकिन चूंकि वो आज नहीं है तो इसलिए हमने तहसीलदार महोदय को दिया है। और ज्ञापन में ये मेरे द्वारा कहा गया है, उसके अंदर जो कल लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रशासन के सहयोग से मीना बाजार के व्यापारियों को जो उजाला गया है वो माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है, उल्लंघन किया गया है। उसी को लेकर मैंने करा है, क्योंकि इसमें मान लीजिए जो वहाँ पे परिवहन निगम द्वारा जब वहाँ रोडवेज की स्थापना करी गई तो जो मीना बाजार की तरफ रास्ता निकाला गया वो बिल्कुल गलत है। वो रास्ता जो है कि महाराणा प्रताप चौक से बिष्टी चौक को जो रास्ता जाता है उसके बीच में निकाला जाना था। वहाँ भी ज़मीन लोगों ने अतिक्रमण कर रखी है, सरकारी भूमि पर्याप्त है, लेकिन वहाँ पर इन्होंने नहीं करा। एक रंजीशन जो है रास्ता यहाँ से खोला। तो ग्रामीणों ने सीएम को एक ज्ञापन सौंपा है। दरअसल जिलाधिकारी के माध्यम से सीएम तक ये बात पहुंचाई गई है कि इस पूरे इलाके में दुकानों का ध्वस्तीकरण अतिक्रमण के नाम पर किया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग पूरी तरह से असहमत था, उनमें आक्रोश है और उन्होंने कहा है कि बिना किसी उचित आकलन के उनकी दुकानों को अतिक्रमण बताकर उसको ध्वस्त कर दिया गया। इसलिए उनकी मांग है कि इस पर सरकार ध्यान दे और प्रशासन द्वारा अनुचित कार्रवाई पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। 10 जुला क्षेत्र के महड़ गांव में चंडिका बन्यात के 6 महीने के बाद 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ विधि विधान और वेद ऋचाओं के साथ किया गया। इस अवसर पर चंडिका द्वारा बन्यात स्मारिका का भी मंदिर प्रांगण में विमोचन किया गया। 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के शुभारंभ अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक मनोज रावत शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भविष्य में किसी भी धार्मिक कार्यक्रमों के क्रियाकलापों के लिए लिखित दस्तावेज सहायक सिद्ध होंगे। कुछ अनुष्ठान भी तांत्रिक होते हैं, कुलसारी में होता है, कहीं जो जल्दी ये इस जो 10 जुला क्षेत्र के 24 बानी गांव हैं, इनके द्वारा जो चंडिका दिवारा यात्रा 92 साल बाद जो बताया गया मुझे कि 92 साल बाद आयोजित हुई है और लगभग 9 महीने इन लोगों ने इस यात्रा में एक धार्मिक तपस्या की है, नंगे पैर चले हैं। तो देखिए, एक तो ये हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को और हमारे जो सनातन की जो परंपरा थी उसको अक्षुण्ण रखती है, जिंदा रखती है। और ये यात्राएं गाँवों को देखने का, मुल्क को देखने का, नई चीज़ें सीखने का भी अवसर देती हैं और इस धार्मिकता का प्रसार
उन गाँवों में भी करने के लिए ये यात्राएं मददगार होती हैं कि जिन गाँवों के रास्ते, जिन गाँवों में ये यात्राएं जाती हैं। धार्मिक अनुष्ठान का शुभारंभ कर दिया गया है और 3 दिवसीय धार्मिक अनुष्ठान के आयोजन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और ये कहा गया है कि अगली बार जब ऐसे अनुष्ठानों का आयोजन होगा तो बाकायदा लिखित दस्तावेज होंगे, जिसकी वजह से इस बार के धार्मिक अनुष्ठान में जो परेशानियां आई हैं उनको पूरी तरह से दुरुस्त किया जा सकेगा। इधर मध्य महेश्वर घाटी के ग्रामीणों की आराध्य देवी भगवती राकेश्वरी के मंदिर में 22 साल के बाद आगामी 10 दिसंबर से गाए जाने वाले पौराणिक जागरों के गायन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 2 दिवसीय पौराणिक जागरों के गायन के आयोजन को लेकर ग्रामीणों में भारी उत्साह बना हुआ है। जानकारी देते हुए ग्रामीणों ने बताया कि आगामी 10 दिसंबर से शुरू होने वाले पौराणिक जागरों के माध्यम से भगवान विष्णु सहित 33 कोटि देवी देवताओं का आवाहन कर विश्व समृद्धि की कामना की जाएगी। साथ ही 11 दिसंबर को भगवती विष्णु की झांकी निकालने के साथ ही पौराणिक जागरों का समापन भी हो जाएगा। इधर जनपद पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर विधानसभा के विकास खंड में गुलदार का आतंक सामने आया है। बिडोलसियो पट्टी के निसड़ी गांव में 5 वर्षीय बच्चे को गुलदार अपना निवाला बना गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद वन विभाग ने पिंजरा लगाया, जिसके बाद गुलदार पिंजरे में कैद हो गया। वहीं गुलदार को वन विभाग की टीम पौड़ी रेंज ले आई है। बीते मंगलवार को निसड़ी गांव निवासी रविंद्र सिंह के 5 वर्षीय बेटे पीयूष को घात लगाकर बैठे गुलदार ने घर के पास से ही दबोच लिया था। बच्चे का शव झाड़ी में मिला था। घटना पर गढ़वाल वन विभाग की ओर से क्षेत्र में 2 पिंजरे लगाने के बाद गश्ती भी बढ़ा दी गई थी। फिलहाल गुलदार पिंजरे में कैद हो गया है और जांच जारी है। ये दिनांक 22/11 को जो है ये मामला हुआ था, तो शाम को जैसे हमें सूचना मिली तो हम 7 बजे से लगातार गांव में बने हुए थे और पूरे साथ में मतलब 12 लोगों की टीम काम कर रही थी। तो हम लोग जो है गांव के आसपास के पूरे खेतों पे और जो है गांव पे पूरे नज़र रखे हुए थे। गुलदार की सक्रियता बराबर दिख रही थी, लेकिन ये जो है आज 24 तारीख को जो है 6:15 बजे। और चलिए इसी के साथ अपना उत्तराखंड में अभी बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।